बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ़िज़िक्स 101 का लेक्चर 4 जिसका टाइटल है डायनेमिक्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने काइनेमैटिक्स 1 और 2 पढ़ा था, अभी हम स्टार्ट करें डायनेमिक्स। ठीक है, इसमें लेक्चर के स्टार्ट में ये क्वेश्चन है कि वो क्या चीज़ है जो कि चीज़ों को एक्सेलरेट करने पे मजबूर करती है या वजह बनती है एक्सेलरेशन की। ठीक है, चीज़ें मूव क्यों करती हैं। ठीक है, इसका जवाब हम देखते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं डायनेमिक्स को। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन एंड आल्सो द फोर्सेस दैट काजेज़ द मोशन। ठीक है, ये मोशन की स्टडी है, यानी हरकत को हम इसमें स्टडी करते हैं, और दूसरा इसमें जो हरकत का सबब बनने वाली फोर्सेस हैं हम उनको भी स्टडी करते हैं। काइनेमैटिक्स में हम फोर्सेस को नहीं स्टडी करते थे, ओनली मोशन को स्टडी करते थे। ठीक है, इसमें हम जो मोशन की काज बनती हैं, सबब बनता है फोर्सेस, उनको भी हम स्टडी करते हैं कि फोर्सेस कैसे अप्लाई हो रही हैं, कैसे उनका बिहेवियर है बॉडी पार्ट। ठीक है, इन चीज़ों को भी हम डायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। तो द आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन इज़ फोर्स। ठीक है, जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था उसका जो आंसर है वो फोर्स है, यानी जो फोर्स है वही ऐसा मतलब कि एक चीज़ है कि जो चीज़ दूसरी चीज़ों को मतलब कि एक्सेलरेट करने पे मजबूर करती है, उनको मोशन करने पे मजबूर करती है। ठीक है, अब हम फोर्स को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, फोर्स इज़ एनी इंटरेक्शन दैट चेंज और टेंस टू चेंज द मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है, फोर्स एक ऐसा इंटरेक्शन है जो कि किसी बॉडी की मोशन को चेंज करने की कोशिश करता है या चेंज करता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है F=ma। सो फोर्स काजेज़ द एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है तो इसका मतलब है कि फ़ोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन होता है। फ़ोर्स की हम मिसाल इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई चेयर पड़ी है तो हम उस पर फ़ोर्स लगाते हैं तो वो मूव कर लेती है। ठीक है, लेकिन अगर वही फ़ोर्स हम किसी दीवार पे लगाते हैं तो वो मूव नहीं करती। ठीक है, यही वजह है कि फ़ोर्स की डेफिनेशन यही है कि या तो वो उसकी मोशन को चेंज करने की कोशिश करती है या उसको चेंज कर देती है। ठीक है, अभी कुर्सी की उसने मोशन को चेंज कर दिया, लेकिन दीवार जो है वो हैवी थी, इसलिए उस पर फ़ोर्स का कोई असरअंदाज नहीं हुआ, दीवार वैसे की वैसी खड़ी रही। ठीक है, अभी जो ओल्ड कंसेप्ट थे मोशन के रिलेटेड वो क्या थे, वो कहते थे कि द नेचुरल स्टेट ऑफ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ रेस्ट। ठीक है, उनके मुताबिक ये था कि जो कुदरती स्टेट है ना, कुदरती हालत किसी भी जिस्म की, सारी कायनात में हर जिस्म की जो कुदरती स्टेट है वो रेस्ट है। मीन्स के वो मतलब आराम की हालत में रहना, साकन रहना पसंद करती है। ठीक है, सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स ट्राइज टू स्टॉप। ठीक है, तो हमारी कायनात में हर चीज़ जो है वो रुकने की कोशिश करती है, साकन होने की कोशिश करती है। ठीक है, ये तो था ओल्ड कंसेप्ट। ठीक है, फिर न्यूटन ने अपने व्यू पेश किया कि उसने बताया कि ऑब्जेक्ट्स टेंड टू रिमेन इन देयर इनिशियल स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। ठीक है, न्यूटन के मुताबिक ये था कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कोशिश करती हैं कि अपनी इनिशियल स्टेट को बरकरार रखें, वो चाहे मोशन की हो या रेस्ट की हो। फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। ठीक है, न्यूटन के मुताबिक ये था कि मतलब वो अपनी इनिशियल स्टेट को जारी रखना चाहते हैं, कोई भी जिस्म जो है यूनिवर्स में। ठीक है, चाहे वो मोशन हो या स्टेट ऑफ रेस्ट हो, लेकिन फोर्स जो है वो रिक्वायर है, फोर्स जो है वो ज़रूरी है स्टेट को चेंज करने के लिए। मीन कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाने के लिए फ़ोर्स की ज़रूरत है, अगर कोई मोशन में है तो उसको रोकने के लिए भी फ़ोर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं न्यूटन्स के जो 3 लॉज ऑफ मोशन है। ठीक है, न्यूटन ने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिका इन 1687। ठीक है, और इसी में उसने न्यूटन के जो अपने लॉज थे मोशन के वही इसने डिस्क्राइब किए थे। तीनों लॉज जो हैं वो इसी बुक में डिस्क्राइब किए थे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ नेट फोर्स। इसका क्या मतलब है कि हर ऑब्जेक्ट, हर चीज़ जो है वो अपनी मतलब के स्टेट ऑफ मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी या रेस्ट की हालत को बरकरार रखना चाहता है उस वक्त तक कि अगर उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है कि मतलब अगर कोई फुटबॉल जो है वो ग्राउंड में मतलब जा रहा है, कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो वो एक टाइम के बाद रुक जाएगा। इस वजह से रुकेगा कि उस पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो अमल करेगी ज़मीन और उसके दरमियान जो है। ठीक है, उसकी वजह से वो स्टॉप हो जाएगा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि फुटबॉल जो है वो कैसे स्टॉप होता है, एक मूविंग फुटबॉल जो है ग्राउंड में वो कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है आल्सो अ बुक लाइंग ऑन टेबल विल नॉट मूव अनलेस समवन डोंट अप्लाई फोर्स ऑन इट। ठीक है, अगर कोई बुक हमारे पास टेबल पे पड़ी हुई है तो वो वहीं पड़े रहेगी रेस्ट की हालत में, रेस्ट की हालत में वो रहेगी। अगरचे उस पर कोई आदमी या कोई शख्स जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो वो उसी हालत में ही पड़ी रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैं। ठीक है, ए नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम और मूविंग फ्रेम विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज़ एन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, ऐसा फ्रेम जो नॉन एक्सेलरेटिंग हो और या मतलब कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, मींस कि उसकी वेलोसिटी ना चेंज हो रही हो, एक्सेलरेशन उसका ज़ीरो, तो उसको क्या कहते हैं, इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन का जो पहला लॉ है वो
सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स में ही होल्ड करता है, ठीक है। ये मैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल इसकी बताता हूँ। ये हमारे पास एक एस फ्रेम है और ये एस डैश फ्रेम है, ठीक है। इनके दरमियान जो रिलेशन है ना, जो वी है वो रिलेटिव वेलोसिटी है एक दूसरे के लिहाज से। जो ये एस डैश जो है ये मूविंग फ्रेम है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी ये मूव कर रहा है, ठीक है। इसकी डेली लाइफ जो एग्जांपल है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इनका जो आपस में रिलेशन है ना, ये मूविंग और नॉन मूविंग फ्रेम का, ठीक है, वो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी है, ठीक है। इसकी आप एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि अगर हमारे पास दो ऑब्जर्वर्स हों, एक ग्राउंड पे खड़ा हो और एक किसी ट्रेन में बैठा हो, ठीक है। अगर वो जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर है वो किसी दरख्त को देखता है एट टाइम टी, तो वो उसके हिसाब से जो दरख्त है वो 50 मीटर के फासले पर है, अगर जो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर देखता है, ठीक है। तो जो अगर एक ट्रेन में ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और ट्रेन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है, ठीक है। तो टाइम एट 3 सेकंड जो है, तो अगर आप ट्रेन वाले ऑब्जर्वर के हिसाब से वो दरख्त को देखेंगे ना, तो वो 20 मीटर के फासले पर रह जाएगा, ठीक है। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि ग्राउंड वाले ने तो उसको 50 मीटर के फासले पर देखा था, लेकिन जो मतलब ट्रेन में ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो उतने टाइम में उसके करीब पहुंच जाता है ना, मतलब ट्रेन की वेलोसिटी की वजह से। ट्रेन मूव कर रही है तो वो दरख्त के पास पहुंच जाएगी। तो आपने अगर मतलब ट्रेन वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाना है तो आप उसको माइनस कर दें वी टी को, ठीक है। जो एक्स वाली पोजीशन है ना, ये वाली 50, उसमें से आप वी टी को माइनस कर दें। यहाँ पे वी जो है वो 10 है, टी जो है वो 3 है, तो एक्स डैश में जो उसकी पोजीशन होगी वो 20 मीटर होगी, ठीक है। मींस के डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में उसकी जो है वो लोकेशन डिफरेंट होगी ट्री की, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी थोड़ी सी समझ आई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आप अगले टॉपिक पर चलते हैं कि इन द एक्सेलरेटिंग फ्रेम वी फील एपरेंट फोर्सेस, ठीक है। लेकिन जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स होते हैं उनमें हम जो है ना वो कुछ फोर्सेस फील करते हैं जो हमें सिर्फ फील होती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 5वें या 6ठे लेक्चर में जाके ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हाउ मच डज द बॉडी रेजिस्ट, ठीक है। एक बॉडी जो है वो कितनी मज़ाहमत पेश करती है। द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है। एक बॉडी जो रेजिस्टेंस मतलब शो करती है वो उसके मास पे डिपेंड करती है। द मोर मैसिव एन ऑब्जेक्ट द मोर रेजिस्टेंट इट ऑफर्स, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैवी है तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। मोर डिफ़िकल्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए भी हमें जो है वो ज़्यादा एफर्ट दरकार होगी, क्योंकि वो एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट है। दिस रेजिस्टेंस इज़ कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। ये जो वो रेजिस्टेंस पेश करता है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के मतलब के मुकाबले में, उसकी जो टेंडेंसी है उसके ख़िलाफ़ जो मज़ाहमत पेश करता है उसको हम, ये रेजिस्टेंस को हम इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। मास इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मास है ना वो मेजर करता है इनर्शिया को, कि मास जो है वो अगर ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। मोर फोर्स लीड्स टू मोर एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर हम किसी जिस्म पर ज़्यादा मतलब फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमारे पास एक मास एम है, हमने इस पर फोर्स एफ लगाई है, तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। मोर मास लीड्स टू लेस एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर किसी जिस्म का मास ज़्यादा होगा तो उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा मास की वजह से उसको धकेलना मुश्किल हो जाएगा, वो कम एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। इन्हीं दो पॉइंट्स की वजह से हमने ये दो रिलेशंस लिखे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, यानी एक्सेलरेशन जितना फोर्स जितनी ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा। इसी तरह मास जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा। ये एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनको कंबाइन करके हमने ये चीज़ लिख ली है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने न्यूटन का जो सेकंड है उसको थ्योरेटिकली तो हमने मतलब डिस्क्राइब कर लिया है कि जितना ज़्यादा मास होगा एक्सेलरेशन कम होगा, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा। तो आइए इसको मैथमेटिकली भी देखते हैं। एफ इज़ इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है। ये उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो यहाँ से हम ए कैसे मालूम करेंगे, एम को इस तरफ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, ये ए आ जाएगा हमारे पास। हाँ, और यहाँ पे जो एफ है ना, एफ एक्सटर्नल फोर्स की हम बात कर रहे हैं। कुछ फोर्सेज होती हैं इंटरनल, ठीक है, मतलब कि मालिक्यूल्स के दरमियान वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, क्योंकि एक मालिक्यूल दूसरे पे लगा रहा होता है और दूसरा पहले पे लगा रहा होता है, तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये फोर्सेस जो है ना वो एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो जहाँ जो एफ है ना यहाँ पे ये टोटल है, टोटल फोर्स है, मतलब कि एक जिस्म पे एक से ज़्यादा फोर्सेस भी लग सकती हैं, तो ये उनका सम होगा, ठीक है। ये फोर्स जो है एफ है वो उनका सम होगा, ठीक है। तो यहाँ से मास हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, एफ ओवर ए, ठीक है। ए कैन बी मेजर्ड, ठीक है, यहाँ से हम ए मेजर कर सकते हैं, और फोर्स जो है वो भी हम मेजर करेंगे, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फोर्स जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो कॉन्टैक्ट फोर्सेज है, ठीक है। ये कौन सी फोर्सेज होती हैं? ये कॉन्टैक्ट फोर्स अराइजेज व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स फिजिकली टच ईच अदर, ठीक है। ये उस वक्त अराइज होती हैं जब दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फिजिकली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है। इसकी पहली जो एग्जांपल है वो ये है कि अ बुक रेस्टिंग ऑन टेबल, द टेबल पुशेस अपवर्ड विद नॉर्मल फोर्स इक्वल टू द बुक्स वेट, ठीक है। एक जो बुक है वो अगर टेबल पे पड़ी हुई है तो उसका जो वेट होगा वो तो नीचे की जानब होगा, ठीक है। जो बुक है वो टेबल पे नीचे की जानब फोर्स लगा रही है और मतलब कि दूसरा उसके नतीजे में रिएक्शन के तौर पर टेबल भी उस पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इसीलिए वो वहाँ पे टिकी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी एग्जांपल है पुशिंग अ ट्रॉली इन अ सुपरमार्केट, ठीक है। तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स की एक एग्जांपल है, क्योंकि हमारा और ट्रॉली का आपस में कॉन्टैक्ट बनता है, फिर ही हम उसे आगे धकेलते हैं, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। फोर्स का जो फार्मूला है वो एम ए के बराबर है, ठीक है। यहाँ से हम इसकी डायमेंशंस फाइंड करते हैं। एम की डायमेंशन एम है, कैपिटल एम। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास एल टी रेज़ टू पावर -2, ठीक है। ये डायमेंशंस हो गई इसकी, सॉरी। और एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत अहम क्वेश्चन है, ठीक है। ये इक्वेशंस और मतलब के डायमेंशंस और यूनिट्स ये अक्सर पेपर में आते हैं। इट हैज़ सिंबल एन, ठीक है, इसका सिंबल एन होगा। और 1 न्यूटन जो होता है वो हमारे पास बात होता है 1 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये आप इधर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मीटर मतलब सॉरी मास की जगह पे केजी आ जाएगा, एल टी इनवर्स एल टी की पावर -2 की जगह पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 1 न्यूटन इसके बराबर होता है। ये भी एमसीक्यूज़ आ सकता है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वी टॉक ओनली अबाउट एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि सिर्फ हम इसमें जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। एफ जो है वो हमारे पास तमाम फोर्सेस का सम है, ठीक है। आई इज़ इक्वल टू 1 to n, ठीक है। ये समेशन है, समेशन का सिंबल है, इसका मतलब होता है सम, ठीक है। सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ठीक है। एफ आई, ठीक है। आई को हम वेरी करते जाते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू n, ठीक है, इज़ द टोटल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस को हम ऐड कैसे करते हैं? फोर्सेस को हम 2 तरीकों से ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका वेक्टर मेथड, दूसरा है कंपोनेंट मेथड, ठीक है। अभी ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये भी पेपर के हिसाब से बहुत काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। हमारे पास एक फोर्स है F2, ठीक है। उसका जो मतलब कि F2 फोर्स है उसका जो है वो 5 न्यूटन फोर्स है, ठीक है। उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 5 न्यूटन। तो आप देखते हैं कि हर वेक्टर का जो है ना वो एक्स कंपोनेंट होता है और एक वाई कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये फोर्स है, ठीक है। तो इसका एक वाई कंपोनेंट होगा, एक एक्स कंपोनेंट होगा। एक्स कंपोनेंट को हमने F2x, ये फोर्स 2 थी ना F2, तो हमने इसके साथ एक्स कंपोनेंट के साथ एक्स लगा दिया, उसकी वैल्यू 4 न्यूटन है। वाई कंपोनेंट F2y साथ वाई लगा दिया, इसकी कीमत है 3 न्यूटन। और एक F1 फोर्स एक अलहदा फोर्स है जिसकी मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन है, ठीक है। तो हम इनको कैसे कंप्यूट करेंगे? सबसे पहले हम जो एक्स एक्सिस में जितनी भी फोर्सेज है ना हम उनको कंप्यूट कर लेंगे। समेशन एफ एक्स मीन्स के एक्स एक्सिस में जितनी भी फोर्सेज हैं उनका सम, ठीक है। लेकिन एक्स एक्सिस में तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स है F2x, ठीक है। तो वो हमने 4 न्यूटन लिख दी यहाँ पे। अब बारी आती है फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में तो फोर्सेज 2 हैं, एक ये वाली और एक नीचे वाली, ठीक है। F2y ये आ गई और F1 इज़ इक्वल टू 4 न्यूटन। यहाँ पे माइनस क्यों आया? क्योंकि ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, ऊपर वाली पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, नीचे वाली नेगेटिव वाई डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि 3 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन ये बराबर आ जाएगा -1 न्यूटन। तो यहाँ से हम समेशन एफ मीन्स के एफ फोर्स जो है उसका हम मैग्नीट्यूड, टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वही वेक्टर के हिसाब से जो हम पहले करते आए हैं, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट क्या था हमारे पास 4 न्यूटन, ठीक है। वाई कंपोनेंट हमारे पास क्या है? -1। इनका जब हम स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट लेंगे तो ये 17 अंडर रूट 7 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टूडेंट्स वेट एंड मास, ठीक है। ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, इसको हम क्लियर करते हैं, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है। ये भी डेफिनेशन के हिसाब से पेपर में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, ठीक है। वेट इज़ द फोर्स दैट विद विच अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वेट जो है वो हमेशा वो फोर्स होगी जिसके साथ जो हमारी ज़मीन है हर चीज़ को अपने सेंटर की जानब खींचे, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है। अभी वेट की समझ आ गई होगी आपको कि वेट वो फोर्स है जिसके साथ अर्थ हर चीज़ को अपनी सेंटर की तरफ खींचती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इट इज़ वेरिएबल ऑन डिफरेंट लोकेशन, ठीक है। डिफरेंट लोकेशंस पे ये वेरिएबल है, चेंज होती है, मतलब कि ज़मीन पे कुछ है, चांद पे कुछ है, मरीख पे कुछ है, मार्स पे कुछ है, ये वो मतलब इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेट जो है उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट भी न्यूटन है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि फोर्स मतलब वेट जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल है, यहाँ से पढ़ा है, ठीक है। तो फोर्स हमारे पास होती है F इज़ इक्वल टू एम ए, इट इम्प्लाइज दैट W इज़ इक्वल टू एम जी। जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ए जो है वो हमारे पास यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, उसकी वजह से जी आ जाएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारे पास है, हम एक एग्जांपल देखते हैं कि मतलब सेम मास है 100 केजी का, लेकिन उसकी जो है ना, सॉरी मास रह गया है। मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी, ठीक है। किसी भी जिस्म में जो मादे की मिकदार होती है हम उसको मास कहते हैं, और ये थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है, हर जगह पे कांस्टेंट रहता है, चाँद पे, ज़मीन पे, मरीख पे, हर जगह पे कांस्टेंट है ये। तो हम देखते हैं कि एक मतलब 100 केजी का आदमी है, ठीक है, उसका मून पे मतलब वेट और है, अर्थ पे और है, ठीक है। 100 केजी मास है, ठीक है, वेट इसका है 160 न्यूटन है मून पे। ये देखें मून पे खड़ा है। मून क्योंकि हमारी ज़मीन से दूर है, तो इसका मतलब है वहाँ पे हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कम हो जाएगी, ज़मीन की खींचने की जो सलाहियत है वो कम हो जाएगी, इस वजह से इसका वेट कम है। तो इसी तरह जो वेट 100 केजी मास वाले बंदे का, वही वेट जो ज़मीन पर होगा वो 980 न्यूटन होगा। तो इसका मतलब है कि चाँद पर जो हमारा वज़न है वो 7 टाइम्स लेस दैन एज़ कम्पेयर टू अर्थ है। मतलब ज़मीन के मुकाबले में चाँद पर हमारा वज़न 7 गुना कम होता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है जो मिकदार में तो उसके बराबर होता है, लेकिन रिएक्शन उसकी अपोजिट होती है, ठीक है। तो हम इसको मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं कि अगर फोर्स हमने कोई ए मास फोर्स बी पे लगा रहा है, ठीक है, तो बी मास भी ए पे फोर्स लगाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव होगी। मिकदार में तो ये बराबर है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन डायरेक्शन इसकी माइनस की वजह से चेंज होगी। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर ए बी पर एफ फोर्स लगाता है तो बी भी ए पर माइनस एफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, मतलब डायरेक्शन में उल्टा, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्शन, ठीक है, जब हम ज़मीन पे चलते हैं, ज़मीन पर चलते हैं हम, तो ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने पाँव से ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, और रिएक्शन के तौर पर जो ग्राउंड है हमें वो आगे की तरफ पुश करता है, ठीक है। इस वजह से हम आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है कि अगर यू पुश डाउन ऑन द फ्लोर जंपिंग, ठीक है, जो हम जंपिंग करते हैं सबसे पहले हम उसको ग्राउंड को या फ्लोर को पुश करते हैं नीचे की जानब अपने पाँव से, फिर वो जो रिएक्शन के तौर पर फ्लोर है वो हमें ऊपर की तरफ उछालता है, ठीक है। तो अगर एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है, ठीक है, वो टेबल पर नीचे की जानब वेट का फोर्स लगा रही है, ठीक है, और टेबल उस पर जो है वो अपवर्ड एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, ये भी एक्शन रिएक्शन फोर्सेज हैं, ठीक है। अब एक हम एग्जांपल देखते हैं कि एक बंदा एक बॉक्स को धकेल रहा है फोर्स एफ के साथ, ठीक है, और फोर्स ब्लॉक भी उस पर लगा रहा है, ठीक है। ये फोर्स है जो मैन ऑन बॉक्स लग रही है, ठीक है, मैन बॉक्स पर लगा रहा है, और एक फोर्स बॉक्स मैन पर लगा रहा है। दोनों की सेम है मैग्नीट्यूड, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एक्सेलरेशन इसमें पैदा होगा, क्योंकि दोनों की मिकदार बराबर है। जब मिकदार बराबर होगी तो वो डब्बा उधर ही खड़ा रहेगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, ठीक है। ये यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। एक अगर इसी मद में फोर्स लगा रहा है तो दूसरा इसी मद में माइनस के साथ लगा रहा है, तो नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होगी, ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स तो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जितनी ये लगा रहा है उतनी ये लगा रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी इसका ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगा, नेट फोर्स ज़ीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ है फोर्स मैन ऑन बॉक्स, ठीक है, एम ए बॉक्स, ठीक है। हम जानते हैं कि एफ इज़ इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है तो एफ नेट उसकी वजह से ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखना है। नेक्स्ट जो एलएमएस पे लेक्चर्स हैं उनमें कुछ एक दो एक्सपेरिमेंट्स दिखाए गए हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बयान कर देता हूँ कि हमारे पास अगर एक गिलास हमने टेबल पे रखा हुआ है, उसके ऊपर एक कार्ड रखें, ठीक है, और कार्ड के ऊपर आप एक कॉइन रख दें, ठीक है। तो वो जो मतलब कॉइन है वो उसकी वजह से नॉर्मल फोर्स और वेट की वजह से मतलब उस पर टिका हुआ है कार्ड पर। जैसे ही आप जरक के साथ कार्ड को खींचेंगे तो जो मतलब कॉइन होगा वो नीचे गिलास में गिर जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अनर्शिया की वजह से जो कॉइन था वो पहले रेस्ट की हालत में था, और वो रेस्ट की हालत को ही मेंटेन रखना चाहता था, ठीक है। तो मतलब जो फिर जैसे ही कार्ड नीचे से निकला, ठीक है, वो अपनी हालत को मेंटेन रखना चाहता था, जिसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से फिर वो नीचे गिलास में गिर गया, ठीक है। दूसरा है रबर बैंड और वाटर बोतल, ठीक है। एक खाली बोतल लें, उसको एक रबर बैंड के साथ बांध लें, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी करते डालते जाएँ, ठीक है। एक टाइम आएगा कि रबर बैंड टूट जाएगा, ठीक है। ये भी हुक्स के लॉ को फॉलो करता है। ये आप इसकी स्टेटमेंट देख लें कि जो फोर्स होती है, रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू नेचुरल एक्सटेंशन होती है, ठीक है। ये माइनस आता है, माइनस इस वजह से आता है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। तो मतलब ये है कि एक टाइम पे जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो मतलब फ़ोर्स बर्दाश्त करने की ताकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे जैसे आप पानी को बोतल में इंक्रीज़ करते जाते हैं, ठीक है, उस पर टेंशन ज़्यादा होती जाती है, जो कि फिर रीस्टोरिंग फोर्स से ज़्यादा हो जाती है टेंशन, ठीक है। फिर वो ब्रोकन पॉइंट पे आके वो टूट जाता है और ग्रेविटी की वजह से बोतल नीचे गिर जाती है, ठीक है। अभी हम लास्ट पे एक क्लेम करते हैं कि इफ़ समथिंग इज़ मूविंग देयर मस्ट बी अ नेट फोर्स ऑन इट,
ठीक है। तो ये किसी हद तक नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक है कि जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो उस पर कोई ना कोई नेट फोर्स तो ज़रूर अमल करती है, ठीक है। यही हमने पीछे भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। जहाँ पे भी किसी स्टूडेंट को कोई क्यूरी हो तो काइंडली वो मतलब जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें मुझे कमेंट लाजमी करें, ताकि हमें भी पता चले कि मतलब स्टूडेंट्स को कितनी समझ आ रही है, ठीक है। उस हिसाब से हम नेक्स्ट लेक्चर जो है वो उस हिसाब से बनाएं, ठीक है। आपसे यही इल्तमास है कि काफ़ी देर लगती है एक लेक्चर को प्रिपेयर करने में, तो आप काइंडली हमारे जो चैनल 5 मैथमेटिक्स है, ठीक है, उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों में लाजमी शेयर करें, ठीक है। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए, ठीक है। और आपका स्टडी का टाइम ज़ाया ना हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।